आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समस्यात्मक बालक, साथ ही साथ पिछड़ेपन बालक। दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम लगाएंगे, लेकिन वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, इसलिए हमने जो है वीडियो को थोड़ा कम करने के लिए दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ पी के साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं समस्यात्मक बालक के बारे में। तो समस्यात्मक बालक हम किसे कहेंगे? समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिनके व्यवहार में कोई ऐसी सामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है। उनके बातों से आपको ऐसा लगेगा कि वो कुछ न कुछ गलत बोल रहा है, या आपको उसके बोलने से कुछ न कुछ समस्या जरूर बन जाएगी, है ना। तो ऐसे बालक को हम समस्या बालक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना। क्रोध मतलब अत्यधिक क्रोध करना। वैलेंटाइन ने लिखा है, समस्यात्मक बालक का शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। अब यहाँ पे समस्यात्मक बालक का मतलब यहाँ पे भी वही हो रहा है। यदि किसी की बातों से आपको ऐसा लगता है या उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि उसमें गंभीर रूप से असामान्यता है, आपको एहसास होगा कि ये इनकी बातों और इनके जो बोल रहा है उसमें कुछ न कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको असामान्य लग रहा है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे समस्यात्मक बालकों के प्रकार। समस्यात्मक बालक बहुत अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रकार मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाला, एकांत पसंद करने वाला, मित्र बनाना पसंद न करने वाला, आक्रमणकारी व्यवहार, विद्यालय से भाग जाना, भयभीत रहने वाला, छोटे बालकों को तंग करने वाले, गृह कार्य न करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले आदि। ऐसे अनेक कारण हैं या ऐसे अनेक प्रकार है जो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आता है। जो भयभीत रहने वाला बालक भी समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से छोटे बालकों को तंग करने वाले बालक भी समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आएगा। तो ये समस्त जो प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी जो है समस्यात्मक बालकों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा जो मुख्य रूप से हैं। पहला दिया है चोरी करने वाले बालक। अब इसके कारण क्या है, क्यों चोरी करते हैं ये? तो सबसे पहले इसकी अज्ञानता है, अन्य विधि से अपरिचित होना। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो प्रक्रिया है उनसे ये अपरिचित रहता है, इसके वजह से ये चोरी करने लगता है। उच्च स्थिति का इच्छा, मतलब दूसरे को देख करके अपने मन में अनेक इच्छाएं पैदा हो जाना, जिसकी पूर्ति के लिए चोरी करेगा। माता पिता की अवहेलना, यदि इनके रवैया अच्छा न रहा तो माता पिता भी इस पर इग्नोर करते हैं, उसके कारण चोरी करने लगे। साहस दिखाने की भावना, ये क्या करेगा, दूसरे ऊपर क्या करेगा, रोब दिखाएगा, अपना साहस दिखाने लगता है, उनके कारण चोरी लगता है। नहीं मेरे पास जो है ये है, फलाना है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा उनको रोब दिखाने के लिए ये समझ सकते हो आप कि ये चोरी करने का प्रयास करता है। आत्मनियंत्रण का अभाव मतलब होता है कि खुद को ये रोक नहीं पाता है किसी के लिए। यदि किसी को कुछ भी चीज़ इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास होना चाहिए, तो ये खुद को रोक नहीं पाता। आत्मनियंत्रण का अभाव होगा। चोरी की लत मतलब एक आदत बन जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति, जो इनको आवश्यकता है उनकी पूर्ति होनी चाहिए, आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो चोरी करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद है झूठ बोलने वाले बालक। इसका भी कारण हम जान लेते हैं। तो पहले मनोविबोध मतलब होता है मजा लेना, मजा लेने के लिए ये झूठ बोलता है। मिथ्या अभिमान, झूठी अभिमान। प्रतिशोध, किसी से प्रसिद्ध होना है या कुछ करना है तो उनके लिए झूठ बोलता है। प्रतिशोध मतलब होता है, हमारी भाषा में देखें तो किसी को ऊंचा नीचा दिखाना या उसका बदला लेना, ये होता है। स्वार्थ होता है इसमें, झूठ बोलने के लिए स्वार्थ छिपा होता है, किसी को कष्ट देना है ना, तो ये स्वार्थ छिपा होता है। वफादारी, है ना, किसी को बचाना है तो झूठ बोल सकता है। दुविधा कि क्या करूं या क्या नहीं करूं, उसके चक्कर में झूठ बोलता है। कभी कभी ये क्या हो जाता है, इसको डर हो जाता है, भय हो जाता है, उसके लिए झूठ बोलने लगता है।
तो ऐसे बालक भी जो होते हैं समस्यात्मक बालक बनी रहती है। अब उसके बाद देखते हैं क्रोध करने वाले बालक। तो क्रोध करने वाले बालक के लक्षण भी देखेंगे और कारण भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लक्षण देखते हैं। लक्षण है मारना, काटना, नोचना, चिल्लाना, तोड़-फोड़ करना, वस्तुओं को इधर-उधर फेंकना, गाली देना, व्यंग्य करना, स्वयं अपने शरीर को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाना आदि। ये क्रोध करने वाला बालक के लक्षण हैं। मतलब ये सारी चीज़ें लक्षण जिसमें है तो क्रोध करने वाला बालक के अंतर्गत आएगा और ये भी एक समस्यात्मक बालक के प्रकार होंगे। अब इसके कारण देखते हैं कि ये क्रोध करने के कारण क्या है इनके। बालक के किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना। यदि कोई बालक जो है कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उनके उद्देश्य की प्राप्ति में क्या हो जाएगा, कोई भी बाधा आ जाता है तो ये जितने भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो उसमें आ जाती है। बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या करना, बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या करना, बालक के खेल कार्य या इच्छा में विघ्न डालना, ये भी उसे एक प्रकार से कारण है। बालक को किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकना। यदि बालक को आप जो किसी विशेष स्थान पर जाने के लिए रोक रहे हैं, हाँ, तो भी ये सारी चीज़ें उस पर लक्षण आ जाएंगे। बालक की किसी वस्तु को छीन लिया जाना, उसकी प्रिय वस्तु है या कुछ भी वस्तु है तब छीन लिए तो भी ये कारण है। ये बालक के कार्य में निरंतर दोष निकाला जाना। अब वो कुछ काम कर रहे हैं तो बोल रहे बेटे ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दुनिया भर के बार बार वही बातें आप बोलते रहेंगे तो 100% कुछ न कुछ में उसमें प्रवृत्ति आएगी ही आएगी। बालक पर अपने माता पिता के क्रोधी स्वभाव का प्रभाव। कभी कभी क्या होता है, माता पिता हमेशा जो है क्रोध में रहते हैं, जो भी बातें करेंगे क्रोध में रहकर बात करेंगे, बालक से बात करेंगे, तो ये भी उनके कारण होते हैं। अब उसके बाद देखिए, बालक किसी कार्य को करने में असमर्थ होना। बालक के किसी कार्य को आप नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हो, तो भी ये प्रवृत्ति आ जाती है। अब देखने जा रहे हैं हम पिछड़े बालक। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो पिछड़ा बालक हो वो मंद बुद्धि हो, लेकिन पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं मंद बुद्धि। ध्यान रखिएगा, पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं जिनमें से एक मंद बुद्धि है। पिछड़े बालक जो है मंद बुद्धि हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मंद बुद्धि बालक पिछड़ा वाला हो सकता है, इतना याद रखिएगा। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी उम्र के, यहाँ पे लिखना, अपनी उम्र के छात्रों से कम है या अपने आयु वर्ग के छात्रों से कम है तो उसे भी पिछड़ा बालक कहा जाता है। कोई भी प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी उम्र के छात्रों से कम है तो उसे भी पिछड़ा बालक कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, पिछड़े बालक वे हैं जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं जिस गति से उनकी आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चे 10 वर्ष का है और जिस गति से उनको बढ़ना है वो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे बालक जिसका 10 वर्ष है वो पिछले 10 वर्ष वाले अपने साथी जो 10 वर्ष है उनके हिसाब से वो बढ़ने में असमर्थ है, गति करने में असमर्थ है, तो उसे हम पिछड़े बालक कहेंगे। मतलब अपने हम आयु, हम उम्र के साथी से पिछड़े हुए रहते हैं, उसके अनुसार वो आगे नहीं बढ़ पाते, असमर्थ रहते हैं, उसे हम पिछड़े बालक कहते हैं। इनकी विशेषताएं देखिए। धीमी गति से सीखता है, जीवन में निराशा का अनुभव करता है, समाज विरोधी कार्यों में प्रवृत्ति हो जाती है, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति होती है, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। जो जन्मजात योग्यता होना चाहिए उसकी तुलना किया जाए तो कम शैक्षिक उपलब्धि होगी। सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ होगा। सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता। आगे देखते हैं,
मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करेगा। बुद्धि में निम्न बुद्धि, देखिए बुद्धि में निम्न बुद्धि होगी 90 से 110 के बीच रहेंगे ये। पिछड़े बालक जो होती है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है 90 से 110। अपनी और नीचे की कक्षा कार्य करने में असमर्थ होता है। ठीक है, अब देखते हैं पिछड़ेपन के कारण क्या होते हैं। हमने पिछड़ेपन बालक हम देख लिए, लेकिन पिछड़ेपन के कारण क्या क्या है। सामान्य से कम शारीरिक विकास होना, जितना शारीरिक विकास होना चाहिए उतना शारीरिक विकास नहीं होता है। शारीरिक दोष जिनमें से शारीरिक निर्बलता हो गया, कम सुनना हो गया, तुतलाना हो गया, हकलाना, बाएं हाथ से काम करना आदि, ये शारीरिक दोष के अंतर्गत आता है। शारीरिक रोग जैसे खांसी, ट्रांसी, तपेदिक, आंतों का गड़बड़ी, पाचन शक्ति, ये रोग बालक की शक्ति छीन कर देते हैं। अब बालक की जब शक्ति छीन हो जाती है तो ये मानसिक थकान का महसूस करता है और ये बच्चा जो है पिछड़ेपन का कारण बन जाता है। आगे देखते हैं, निम्न सामान्य बुद्धि, परिवार की निर्धनता, परिवार का बड़ा होना, परिवार के झगड़े, माता पिता की अशिक्षा, विद्यालय का दोषपूर्ण संगठन व वातावरण। अब निम्न सामान्य बुद्धि मतलब क्या हो गया कि बच्चे यदि निम्न सामान्य बुद्धि के हैं तो पिछड़ेपन तो होंगे ही। परिवार की निर्धनता, यदि परिवार जो है गरीब है तो जो आवश्यकता होना चाहिए उनके विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, वो नहीं हो पाएगा। परिवार का बड़ा होना, बहुत बड़ा परिवार होने से जो चीज़ मिलना चाहिए वो सभी में बढ़ जाता है ना। तो ये भी कारण है। परिवार के झगड़े, परिवार में रोजाना यदि झगड़े होते हैं तो उनको बच्चे सुन सुन के मन में कुछ न कुछ जो है विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति आ ही जाती है। माता पिता की अशिक्षा, माता पिता शिक्षा है तो बच्चे की जो कार्य कुशलता है उसको समझ नहीं पाएंगे। विद्यालय का दोषपूर्ण संगठन, विद्यालय में ढंग से शिक्षक भी नहीं है और उनकी जो नीति है, सिद्धांत है, वो भी ठीक नहीं है और वातावरण भी आपको सही नहीं मिल रहा है तो बच्चे जो है पिछड़ेपन के शिकार हो सकते हैं। अब देखते हैं पिछड़े बालक की शिक्षा। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, यदि पिछड़े बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाएगी तो वे पिछड़ जाएंगे और पिछड़ जाएंगे। कहने के मतलब फलस्वरूप वो अपने स्वयं के स्तर के बालकों से और पिछड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसके लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करना चाहिए जिनसे श्रेष्ठ हो। इन कक्षाओं में 20 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। ठीक है, विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था में इन कक्षाओं में 20 से अधिक छात्र नहीं होना चाहिए। ये कक्षाएं भिन्न भिन्न विषयों की होनी चाहिए, अलग अलग विषयों का होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए, शिथिल होना चाहिए। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे पाठ्यक्रम अधिक से अधिक लचीला और सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम से कम बोझिल एवं कम विस्तृत होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अध्ययन के विषय, पिछड़े बालकों में अमूर्त चिंतन की योग्यता बहुत कम होती है। कहने का मतलब उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती ही नहीं है, अतः उसके अध्ययन में जो विषय है न अमूर्त होने चाहिए न उनमें सिद्धांतों एवं सामान्य नियमों का अधिकता होना चाहिए। मतलब उसमें कोई ऐसे नियम नहीं होना चाहिए किसको पढ़ना है तो पढ़ना है, या ऐसे कोई नियम वाले कोई पाठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चा है वो अमूर्त को समझ नहीं पाएंगे, ये मूर्त रूप को समझ पाएंगे, है ना। इसीलिए इसमें जो अमूर्त नहीं होने चाहिए, उनमें सिद्धांत और जो नियम है उनकी अधिकता नहीं होना चाहिए। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, सरल और रोचक शिक्षण विधियाँ, शिक्षक की धीमी गति, शिक्षण को बालकों के दैनिक जीवन और मूर्त वस्तुओं में संबंध, मतलब जो भी शिक्षण विधियाँ होगी उनमें क्या रहेगी, जीवन की या दैनिक जीवन और मूर्त मतलब जैसे अमूर्त हो गया जिसको हम दिखाई नहीं देते, मूर्त जो दिखाई देते हैं सुन सकते हैं, इससे ऐसे चीज़ों का संबंध होना चाहिए। तो ये तरह साथियों उसके। अब आता है पिछड़ेपन के प्रकार। तो पिछड़ेपन के प्रकार कौन कौन से हैं? शारीरिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, मानसिक पिछड़ापन और संवेगात्मक पिछड़ापन।
ये 5 प्रकार के पिछड़े बालकों के प्रकार पाए जाते हैं। अब पिछड़े बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे? सामान्य व्यवहार के निरीक्षण द्वारा, साक्षात्कार एवं मानक उपलब्धि परीक्षण, रुचि, बुद्धि एवं व्यक्तित्व परीक्षण, शैक्षिक उपलब्धि की गणना, अभिवृत्ति परीक्षण द्वारा, अभिभावक एवं मित्रों की अभिमत द्वारा। ये सारी चीज़ें यदि टेस्ट करते हैं उस पर, तो ये बच्चे जो है आप पिछड़े बालकों को पहचान सकते हैं।